Today is the fourth lecture of modules and field theory. Before this, we have studied about the modules, submodules, along with few operations on submodules, modules, homomorphism, and quotient of the modules. Today, we will discuss about the direct sum of the modules. So basically, there are two type of direct sum. One is internal direct sum, and the second one is external direct sum. And you can say that internal direct sum is the subtopic of internal direct sum, or it is related with internal direct sum. So that's why I have put it in lecture. So let us start. Why direct sum we need it, or what is the meaning of the direct sum? Basically, direct sum, with the help of direct sum, the mathematician and especially algebraist create the new object from the already existing. Okay, this you can say in simply कि ये जो है बेसिकली जनरलाइजेशन ऑफ द कार्टीजियन प्रोडक्ट भी है, ठीक है ना जी। जो कार्टीजियन प्रोडक्ट के तहत आपके पास सेट आ जाता है, उसके ऊपर सूटेबल ऑपरेशन डिफाइन करके, ठीक है जी, तो हम एक स्ट्रक्चर नया डेवलप करते हैं, ठीक है जी। तो बातों का एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो उसके सब स्ट्रक्चर्स लेके जब हम उसके साथ उनकी डायरेक्ट सम करते हैं तो वो इंटरनल डायरेक्ट सम होता है। और जब कोई दूसरे दो जो हैं स्ट्रक्चर लेके, कोई भी दो स्ट्रक्चर लेके जब उनका डायरेक्ट सम करते हैं तो हम उसको एक्सटर्नल डायरेक्ट सम कहते हैं। और एक्सटर्नल डायरेक्ट सम को बातों का सिंपली डायरेक्ट सम भी कहा जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें ज़रा कि सपोज़ कि आर स्क्वायर है आपके पास, जो कि 2 डायमेंशनल है, प्लेन है। तो आप ज़रा देखें, इट कैन बी रिटन एज अ डायरेक्ट सम ऑफ आर विद आर, क्योंकि आर इट सेल्फ 1 डायमेंशनल है। और जब आप आर क्रॉस आर करते हैं, कार्टीजियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो फिर उसके ऊपर आप एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं एडिशन का, जो कि कोऑर्डिनेट वाइज होता है आपके पास, ठीक है ना जी। तो हासिलन जो आपके पास आता है बेसिकली वो आर क्रॉस आर डायरेक्ट समझ विद आर जो आ जाता है आपके पास, आर स्क्वायर आ जाता है। और आर स्क्वायर के एलिमेंट्स आपको पता है किस टाइप के होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जब आप डिफाइन करते हैं ऑपरेशन के कोई एलिमेंट आप आर स्क्वायर का लें, ठीक है जी, दैट एलिमेंट कैन बी रिटन एज summation of r and you know that the intersection of r with r is, this is the x coordinate, this is the y coordinate, or you can say that r is here and the next one r is here, and you are seeing that the intersection of both is 0. So we can say that, और इसको डिटेल में अभी डेफिनेशन नेक्स्ट आ जाएगी कि आर स्क्वायर बेसिकली इज़ द डायरेक्ट समंड ऑफ आर विद आर। एक नया स्ट्रक्चर आपके पास आ गया, आर स्क्वायर ऑलरेडी आर तो आपके पास था, उन दोनों का डायरेक्ट सम लेके हम निकालेंगे एक नया स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो ज़रा देखें इसकी करेक्टराइजेशन ऑफ डायरेक्ट सम। इस करेक्टराइजेशन में हम डेफिनेशन भी देखते हैं और फिर हम इसकी देखते हैं कि किस तरह क्या हर सम जो है डायरेक्ट सम होगा, ठीक है जी। इस तरह के हम दो मॉड्यूल्स का सम लेंगे और उसमें और डायरेक्ट सम में क्या फ़र्क होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, जो पहली डेफिनेशन हमने लिख रखी है कि u इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ u1 प्लस u इफ़ एंड ओनली इफ़। दो कंडीशंस अगर वो बे करे, एक तो u का कोई एलिमेंट भी लिखा जाए, एक एलिमेंट u1 का वहाँ रोल प्ले करे और u2 का, ठीक है ना जी। एलिमेंट ऑफ u कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ u1 एंड u2। और सेकंड जो प्रॉपर्टी आ जाती है आपके पास, वो आ जाती है u1 इंटरसेक्शन u2 शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको अगर एक लाइन में आप कहें कि u इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ u1 एंड u2 if and only if each element of u can be expressible in a unique way as a sum of u1 and u2। तो इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली, ये देखिए ये लिख लिया है मैंने, ठीक है जी। ये मैथमेटिकली आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी ईच एलिमेंट जो है u का लिखा जाए एज अ सम ऑफ u1 प्लस u2, ठीक है ना जी। और दूसरी बात यह है कि u1 इंटरसेक्शन u2 इक्वल टू 0 हो। लेकिन अगर इसकी ये कंडीशन ओबे करता है तो वो तो फिर सिंपल सम है, फिर डायरेक्ट सम नहीं है। लेकिन अगर ये साथ ओबे करेगा तो तब जाके वो डायरेक्ट सम होगा आपके पास, ठीक है ना जी। ज़रा देखें इस एग्जांपल में हम इसी तरह ये एक सूरत हाल को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमारे पास u जो है बेसिकली वो r क्यूब है, ठीक है ना जी।
और u1 हमने एक लिए है, इसका एक सब स्पेस कह दें आप, ठीक है जी, जो कि आपके पास देख रहे हैं जिसके बेसिस में E1 और E2 आ रहे हैं, ठीक है जी, और इसके जनरेटिंग सेट में E2 और E3 आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो इन दोनों की जब इंटरसेक्शन आप करेंगे तो आपके पास E2 होगा, यानी कि अब वो डायरेक्ट सम वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रही। U1 इंटरसेक्शन U2 आपके पास एम्प्टी नहीं आ रहा, ये हालांकि आपके पास U1 इंटरसेक्शन U2 E2 आ रहा है, ठीक है जी। अब आप जरा आगे चल के देखेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर हम किसी भी एलिमेंट यू के एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे, तो इस वजह से फिर इनकी बेसिस पे यू कैन नॉट बी रिटर्न एज अ डायरेक्ट सम ऑफ u1 एंड u2। हम इसको चेक करते हैं, ज़रा देखें कि हमने u एक एलिमेंट लिया जिसको मैं 1 2 3 कह देता हूँ, जो कि R क्यूब का एलिमेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे E1 से मुराद जो है आपके पास E1 इक्वल टू आगे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, ये ज़रा देख लें कि EI इज़ द वेक्टर विद 1 इन द ith कोऑर्डिनेट, यानी इस तरह का वेक्टर है आपके पास। E1 जो है आपके पास 1 0 0 है जी, E2 जो है आपके पास ये आ गया आपके पास 0 1 0 है जी, और इसी तरीके से E3 जो है आपके पास आ गया E3 इक्वल टू 0 0 1। सॉरी, इसको मुझे पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन चले ठीक है जी। तो अब हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे ज़रा आ जाएं कि 1 2 3 को, तो हम लिख सकते हैं 1 डॉट E1 प्लस 2 डॉट E2 प्लस 3 डॉट E3। ज़ाहिर बात है कि 1 डॉट E1 आपके पास क्या आ गया 1 O और 2 इंटू E2 क्या आ जाएगी 0 2 0 एंड ये क्या आ जाएगी 0 3 0। तो इनको आप एडअप करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास 1 2 3 जो है आ जाएगा, ठीक है जी। सो वी कैन राइट द एलिमेंट ऑफ u in terms of the summation of the element of u1 कैपिटल एंड u2, ठीक है जी। लेकिन अब ज़रा देखें कि इसको हम डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सपोज सबसे पहले मैं ज़रा ये देखें, इसको लिख सकता हूँ, इसको अलहदा कर सकता हूँ मैं, ये देखें ये इसको यूँ लिखा जा सकता है कि E1 प्लस 2 इंटू E2 प्लस 3 इंटू E3 लिखा जा सकता है। और अब ज़रा देखें तो ये E1 आपका एलिमेंट हो गया किसका जी U1 का, और ये एलिमेंट किसका हो गया U2 का एलिमेंट हो गया। यानी अब U1 का एलिमेंट कौन सा रोल प्ले कर रहा है E1 जस्ट, और U2 का 2E2 प्लस 3E2। ये तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गई आपके पास। अब इसी ये जो राइट साइड पे लीनियर कम्बिनेशन लिखा हुआ है, इसी को इधर देखें यूँ भी लिखा जा सकता है कि E1 प्लस E2 को इकट्ठा में करके लिख सकता हूँ प्लस 3E2। अब चूंकि U1 के अंदर ही E1 E2 है, अब ये एलिमेंट U1 का ये एलिमेंट रोल प्ले करना शुरू हो गया है, और U2 का ये सिंपल ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन हो गई है। और थर्ड रिप्रेजेंटेशन देखें कि इसी को यूँ भी लिखा जा सकता है, ये देख रहे हैं आप, ये इसको यूँ भी लिखा जा सकता है E1 प्लस E2 प्लस E2 प्लस 3 इंटू E3। तो ये फिर क्या सूरत हाल हो गई जी, ये एलिमेंट तो सारे का सारा U1 से बिलोंग कर गया, ये U2 से बिलोंग कर गया। तो अब U1 और U2 के डिफरेंट एलिमेंट उसकी रिप्रेजेंटेशन में यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि U1 इंटरसेक्शन U2 जो है वो एम्प्टी सॉरी ज़ीरो नहीं है, बल्कि एक एलिमेंट है E2 वहाँ पे आपके पास आया हुआ है, ठीक है ना जी। इसका मतलब तो ये हो गया, in the context of over definition in this example you can take u1 u2 to be the element। अब इस या तो u1 ये हो गया आपके पास, u2 ये एलिमेंट हो गया, या इन अदर वर्ड्स u1 एलिमेंट ये आपका हो गया, u2 ये हो गया, और इन अदर वर्ड्स u1 ये हो गया u। तो दो डिफरेंट किस्म के आप देख रहे हैं कि आपके पास बन रहे हैं, 3 डिफरेंट किस्म के कम्बिनेशन बन रहे हैं, इसके अलावा भी और बन सकते हैं, which means that u is not a direct summand of u1 u2। तो बाद ये काउंटर एग्जाम्पल से चीज़ समझ आती है। यहाँ मैंने कोशिश की है कि उसकी काउंटर एग्जाम्पल दे के बताऊँ कि ये डायरेक्ट समन और नॉट अ डायरेक्ट समन, डायरेक्ट सम में क्या फ़र्क होगा, ठीक है जी। होपफुली कि ये आपको करेक्टराइजेशन इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो ज़रा देखिए इस प्रीवियस एग्जाम्पल में जो हमने आर क्यूब को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे आर स्क्वायर के साथ हम ज़रा जोमेट्रिकली इसको देख लें कि आर यहाँ पे ज़रा देखें कि आपके पास 3 सब स्पेसेस हैं। सपोज़ कि आर स्क्वायर आपने वेक्टर स्पेस ले रखी है, तो 3 आपके पास
इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हैं हमने बना लिए हैं, ठीक है जी। अब ज़रा देखें कि आर स्क्वायर ये है वाई इक्वल टू एक्स। अब ज़रा देखें कि आर स्क्वायर का हर एलिमेंट, सपोज में एक बिलोंग, ये जो है आपके पास कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे इसके इस लाइन के ऊपर, ये क्या होंगे जी 0 1, ठीक है जी। और ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे जी आपके पास ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी ऑन द एक्स एक्सिस 1 0, ठीक है जी। और इसके जो एलिमेंट्स आपके पास आएंगे, आपको पता है कि यहाँ पे x इक्वल टू एक्स ही आएगा, y इक्वल टू एक्स आपने ले रखा है, ठीक है जी। या मैं अगर इसको 1 1 कह दूँ या सो ऑन कुछ भी कह सकता हूँ, इसके ऊपर पॉइंट्स जो लाई करेंगे जर्नल वो तो इस टाइप के होंगे, ठीक है जी। अब ये देख रहे हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट अगर सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1, हाँ जी, और सपोज कि 1 2 है, ठीक है जी। तो इसको लिखा जा सकता है, आप देख रहे हैं, एक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 1 0, लेकिन और भी ये आपके पास एक एलिमेंट है 1 1, ठीक है ना जी। इसको और भी बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जिस तरीके से जिससे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मैं इसको 2 1 0 कह दूँ, ठीक है जी। इसी तरीके से प्लस, हाँ जी, नेक्स्ट जो है आपके पास क्या एलिमेंट आज 2 इंटू 0 1 कह दूँ, ठीक है जी, ठीक है जी, 0 1 माइनस 1 इंटू 1 1 ये लिखा जा सकता है। अगर इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ जी, ये आ जाएगा 2 0 प्लस 0 2 एंड माइनस 1 1, सॉरी यहाँ पे इसको मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है जी, सॉरी 1 1। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ जी, ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 1 1 लिखा तो जा सकता है, यानी कोई भी एलिमेंट इस 1 2 को भी किसी न किसी तरीके से एडजस्ट तो किया जा सकता है। लेकिन जो यूनिक एक्सप्रेशन है बेसिकली उसकी जो मेन थीम है उसका कि आपका जो ज़ीरो एलिमेंट जो हो आपका, वो जिस वक्त लिखना चाहेंगे आप, उससे आपको पता चलेगा कि ज़ीरो कैन बी रिटर्न एज 0 प्लस 0। ये दोनों एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए अगर वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन है तो, ठीक है ना जी। अब ज़रा ये भी देख लें कि इन तीनों की इंटरसेक्शन अगर आप लें तो फिर क्या आएगा आपके पास, हाँ जी, ये आपके जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। बहरहाल चलते हैं ज़रा इसके ऊपर कि नाउ एनी एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज अ सम ऑफ द, बट इट विल नॉट डायरेक्ट सम। लेट अस सपोज कि से आर आपने 0 0 एलिमेंट लिया, ठीक है जी। तो आर इक्वल टू 0 आपने ले लिया, ठीक है। आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 प्लस वाई इक्वल टू 0 प्लस जी, ये तो एक इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है जी, 0 0 के फॉर्म में। बट हेयर वी कैन रिप्रेजेंट दिस इक्वल टू दिस एंड 0 0 इक्वल टू 1 0 प्लस 0 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1। तो ये भी एक वायोलेट करता है यूनिक रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि ये बात एक इम्पॉर्टेंट है बहुत कि अगर वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी तो आपका ज़ीरो एलिमेंट राइट साइड पे दोनों ज़ीरो ही एलिमेंट मिलके उसको बना सकते हैं। तो फिर वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन की इन ऑन अदर वे रिप्रेजेंटेशन में बताना चाह रहा था आपको, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से यानी कि डिफरेंट है ज़ीरो की एक्सप्रेसिबल हो तो आप ज़ीरो को चेक कर लिया करें तो यूनिकनेस आपको पता चल जाएगी कि यूनिकली एक्सप्रेसिबल है कि नहीं। अगर वो यूनिकली एक्सप्रेसिबल हुआ तो वो आप देखेंगे कि दोनों ही आपके पास 0 0 आ जाएंगे, ठीक है जी। सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 आने चाहिए यूनिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो नेक्स्ट ज़रा देखते हैं हम कि अच्छा जी, यहाँ पे हम एक टर्मिनोलॉजी है डायरेक्ट प्रोडक्ट की, उसके बाद से डायरेक्ट सम के साथ हम थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। ये एक चीज़ ज़हन में रखें आप कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स का फाइनाइट प्रोडक्ट लें या फाइनाइट सम लें, बोथ हैव द सेम मीनिंग्स, दे विल बी इक्वल, इट्स ओके, ठीक है ना जी। अगर फाइनाइट इंडिसेस होंगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कहें उसको या डायरेक्ट सम कहें, कोई उसके में फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट सम में एक चीज़ ज़रूरी होती है कि उसके एलिमेंट्स जो होते हैं नॉन ज़ीरो एलिमेंट वो फाइनाइट होते हैं डायरेक्ट सम में, ठीक है जी। जबकि डायरेक्ट प्रोडक्ट में इनफाइनाइट होते हैं,
यानी उस वक्त जबकि आप थीटा सपोज यहाँ पे देखें कि एक्स आपने लिया जो कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ आर विद इट्स सेल्फ ले रहे हैं आई वन टू इन्फिनिटी, और ये फिर उसी आर का आप डायरेक्ट सम ले रहे हैं जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई के साथ। तो यहाँ पे ज़रा देखें कि इंडिसेस आई वन टू इन्फिनिटी हो गया, तो अब डायरेक्ट सम और डायरेक्ट प्रोडक्ट दो डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी आपके पास। अब जो y के एलिमेंट होंगे आपके पास, उनके पास फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एंट्रीज होंगी जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, ठीक है जी। डायरेक्ट प्रोडक्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एंट्रीज आपके पास हो सकती हैं। और ज़रा ये देखेंगे अगर इनफाइनाइट इंडिसेस के साथ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि दिस वाई विल कंटेंड इन एक्स, ठीक है ना जी। तो ये इसके अंदर y इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x हो जाएगा आपके पास। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहें कि दो ग्रुप्स हैं उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं या डायरेक्ट सम, बोथ हैव द सेम मीनिंग्स। दो मॉड्यूल्स हैं उनका डायरेक्ट सम ले रहे हैं या डायरेक्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर उसको इनफाइनाइट टाइम आप दो सब मॉड्यूल्स को का प्रोडक्ट ले रहे हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब मॉड्यूल्स हैं उनका आप प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं इनफाइनाइटली, तो फिर वो डायरेक्ट सम और डायरेक्ट प्रोडक्ट आपस में डिसजॉइंट डिफरेंट हो जाएंगी चीज़ें दोनों को दोनों, ठीक है जी। ये बात याद रखनी है आपने। हाँ जी। तो अभी तक हमारी जो डिस्कशन थी वो तो जनरल चल रही थी कि डायरेक्ट सम क्या है, और फिर उसके मुतालिक डिटेल में हमने देखा कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। और फिर मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो हमारे पास डायरेक्ट सम है बेसिकली वो बेसिक अगर देखें तो दो डिफरेंट टाइप्स बनती हैं, वरना तो वीक इंटरनल डायरेक्ट सम भी है, वीक एक्सटर्नल डायरेक्ट सम भी है, इसी तरीके से एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे हम जो है मेन उसकी दो जो टाइप्स हैं जो कि इंटरनल डायरेक्ट सम और एक्सटर्नल डायरेक्ट सम हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं इंटरनल डायरेक्ट सम। इंटरनल्स जो है इस मीनिंग से ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास अगर कोई एक स्ट्रक्चर एस है, ठीक है ना जी, और एस को हम लिखते हैं एज अ डायरेक्ट सम ऑफ टू ऑफ इट्स सब स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना जी। तो उस ज़ुमरे में हम कह देंगे कि एस इज़ सॉरी वी वन इंटरनल डायरेक्ट सम, वी इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू हम कह देंगे। एस इज इक्वल टू और एस इज आइसोमॉर्फिक टू वी इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू। जिस तरह के देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल जो है हमने दी है, प्रेजेंट की है कि अगर Z6 है आपके पास, ठीक है ना जी, तो फिर Z6 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 6, दिस इज एक्सप्रेसिबल एज एन इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ 0 2 एंड 4। अगर ये देखें आपके पास, और दूसरा इसको अगर ग्रुप कह दें तो ये इसका सब ग्रुप बन जाएगा। इसको अगर मॉड्यूल कहें Z6 को ओवर Z, तो फिर ये इंटरनल डायरेक्ट सम के तौर पे एक्सप्रेसिबल है। ये जो एलिमेंट आपके पास आ रहा है ये कौन सा आ रहा है जी आपके पास? हाँ जी, ये आ रहा है आपके पास 2 इंटू Z6, 2 इंटू Z6, Z6 इज आइसोमॉर्फिक टू, हाँ जी, 2 इंटू Z6, ठीक है जी, विद डायरेक्ट समेंड ऑफ 3 इंटू Z6, ठीक है जी। तो ये है इंटरनल डायरेक्ट सम आपके पास आ जाएगा। 2 इंटू Z6 करेंगे तो 0 2, हाँ जी, आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है जी। और 3 इंटू Z6 करेंगे तो 0 0 3 इंटू Z6 अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? अरे एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। ये 0 आएगा और 3 आएगा, सॉरी ये आ गया आपके पास, और 0 सॉरी 2 इंटू Z6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आएगा, हाँ जी, सॉरी 2 इंटू Z6 करेंगे तो आ जाएगा 0 2 4, ठीक है जी। तो इट कैन बी रिटन एज अ डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब मॉड्यूल आप कह दें या सब स्ट्रक्चर्स कह दें। इस वक्त आगे चल के इस मॉड्यूल को हम फिर मॉड्यूल के बेस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी।
तो ये इधर देखिए इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ रही है जी, आपके पास इंटरसेक्शन आपके पास ज़ीरो आ रही है। सो दैट्स वाई g6 कैन बी रिटन एज अ इंटरनल डायरेक्ट सम आप, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों सब स्ट्रक्चर्स हैं किसके, g6 के, वो दोनों कंबाइन होके डायरेक्ट सम करके समेशन होके फिर क्या आ रहा है आपके पास g6 आ रहा है, इसी वजह से इसको इंटरनल डायरेक्ट सम हम कहते हैं, ठीक है जी। अब ज़रा इसको मज़ीद ब्रीफिंग लेते हैं, ब्रीफिंग इसके ऊपर करते हैं थोड़ी और, इसको ब्रीफ करते हैं कि लेट n1 n2 up to nk be the सब मॉड्यूल ऑफ मॉड्यूल m, ठीक है जी। देन द सम ऑफ सब मॉड्यूल दिस इज डायरेक्ट सम if each of element x of this is written in only one way as a sum of n1 n2 n3 and so on up to nk, ठीक है जी। तो ये बेसिकली जनरली इसको सब मॉड्यूल्स लेके उनका सम किया जा रहा है, और वो अगर यूनिकली एक्सप्रेसिबल हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट सम ऑफ n1 n2 एंड सो ऑन है, ठीक है जी। अब ये उसके बाद रिजल्टेंट क्या चीज़ बनेगी, चूँकि मैं जनरली यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे यूनिकली रिटन इन ओनली वन वे, ठीक है ना, तो बात वही हो रही है डायरेक्ट सम की हो रही है कि इसके जो एलिमेंट्स जो है कोई भी एलिमेंट लिया जाए इसका तो वो यूनिकली एक्सप्रेसिबल हो, तो फिर हम कहते हैं रिजल्टेंट ये माइट भी पॉसिबल कि इट इज़ इक्वल टू एम आ जाए, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है जी, या उससे कहीं कोई सब मॉड्यूल आ जाए एम का, ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। यानी अब ये कहने का मतलब ये हुआ कि हमने कुछ सब मॉड्यूल्स दिए, उन सब मॉड्यूल्स का अगर हमने सम किया, वो जो अगर उसके सम करने के बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अगर यूनिकली एक्सप्रेसिबल हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये इंटरनल डायरेक्ट सम है आपके पास, या डायरेक्ट सम आ रहा है, ठीक है जी। तो स्टिल डायरेक्ट सम की टर्मिनोलॉजी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना जी। लेकिन सब मॉड्यूल्स जब हमने ले लिए तो वो डायरेक्ट सम से मुराद फिर आपका इंटरनल डायरेक्ट सम ही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है आपके पास ये थ्योरम है, ये थ्योरम जो है जी इसमें हम सबसे पहले तो ज़रा दो सब मॉड्यूल लेके कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इसी थ्योरम को आगे चल के हम जनरलाइज भी करेंगे। तो रेट की स्टेटमेंट देखेंगे, लेट n1 एंड n2 आर द सब मॉड्यूल्स ऑफ द मॉड्यूल m, देन द सम ऑफ n1 एंड n2 is a direct sum if and only if n1 intersection n2 equal to 0। ये देख रहे हैं आप, तो हम इस तरह कर लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट सम उसी वक्त होगा, नॉर्मल सम तो हम उसको कह देंगे ठीक है सम है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट सम उस वक्त होगा जब n1 इंटरसेक्शन n2 इक्वल टू 0 होगा। तो फिर ही हम कह सकेंगे कि हर एलिमेंट n1 प्लस n2 का जो है वो यूनिकली एक्सप्रेसिबल है। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम n1 एंड n1 प्लस n2 इज़ अ डायरेक्ट सम, ठीक है जी। प्रूव क्या करना है हमने, प्रूव ये करना है कि n1 इंटरसेक्शन n2 इक्वल टू 0 है। तो एक एलिमेंट हम लेते हैं यहाँ पे इनकी कम्बिनेशन से 0, ठीक है जी, इसको n1 प्लस n2 को सपोज आप कुछ कह सकते हैं, ठीक है जी, लेट अस सपोज, ठीक है जी। और अगर यहाँ से एक एलिमेंट हमने लिया इफ़ n1 बिलोंग्स टू n1 इंटरसेक्शन n2, तो फिर हम ज़ीरो को लिख सकते हैं, ज़ीरो एक एलिमेंट आएगा जो एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ और एज अ अलजेब्राइक सम ऑफ n प्लस n माइनस 1, तो ज़ीरो को हम यूँ लिख सकते हैं। अब ये सम के तौर पे लिखा जा चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये n जो है ये n1 से बिलोंग करता है, ठीक है जी, माइनस n जो है आपके पास ये n2 से बिलोंग करता है, ठीक है ना जी। अब ये डायरेक्ट सम है तो फिर ज़ीरो की यूनिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन अगर आगे चल के आप देखें यहाँ पे, तो देर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स इन n1 and n2 such that you are combining them and getting the 0. However, m is not equal to n, माइनस m is not equal to माइनस n, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये बात ये सामने नज़र आ रही है कि उनकी जो इंटरसेक्शन में होगा n1 and an element n2 we have only n equal to 0, ठीक है जी। वरना तो हमारे पास लॉट ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं n1 इंटरसेक्शन n2 के अंदर, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं n भी इक्वल टू 0 के तौर पे। तो ये चीज़ एक चीज़ आ गई कि n1 इंटरसेक्शन n2 जो है आपके पास 0 होगा, क्यों
कि ज़ीरो यूनिकली एक्सप्रेसिबल होगा, क्योंकि आपने मान रखा है कि n1 प्लस n2 जो है वो डायरेक्ट सम है, और ये अंडरस्टूड है कि इंटरनल डायरेक्ट सम है, क्योंकि आप सब मॉड्यूल्स ले रखे हैं m के आपने, ठीक है ना जी। कन्वर्सली ज़रा देखें कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि n1 इंटरसेक्शन n2 इक्वल टू ज़ीरो है, और फिर हम प्रूव करेंगे इसको कि ये डायरेक्ट सम है हमारे पास, ठीक है ना जी, n1 प्लस n2। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे कि लेट n1 belongs to capital N1 and n2 belongs to n2 and we write 0 equal to n1 plus n2, इन दोनों के कम्बिनेशन के तौर पे ज़ीरो रखा गया। तो इसमें अब हमने क्या प्रूव करना है कि जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये अगर ज़ीरो है तो फिर आपने अब ये प्रूव करना है कि ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, तभी जाके यूनिकली एक्सप्रेशन आप प्रूव कर सकेंगे, ठीक है ना जी। तो ज़रा देखें कैसे करेंगे हम कि इसी इक्वेशन को यहाँ पे देखें आप, इसको आपने यूँ रखा है तो n1 इक्वल टू माइनस n2 इसको आपने कर दिया, ये देखा आपने n2 को दूसरी साइड पे ले गए, और ये माइनस n2 कहाँ से बिलोंग करता है, ये तो बिलोंग करता है जी आपके पास बिलोंग्स टू n2। इसका मतलब ये हो गया चूंकि n1 इक्वल टू माइनस n2 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट n1 बिलोंग्स टू n2। इट मीन कि n1 जो है आपका वो बिलोंग कर गया है n2 के साथ, ठीक है। इट मीन कि n1 बिलोंग्स टू n1 इंटरसेक्शन n2, लेकिन ये तो आपने ले रखा है कि n1 इंटरसेक्शन n2 जो है वो तो ज़ीरो है आपके पास, इसका मतलब है कि n1 ज़ीरो हो गया आपके पास। सिमिलरली यू कैन प्रूव फॉर n2, सॉरी ये n2 है, n2 इक्वल टू ज़ीरो, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। यानी सिंपल n2 को इस साइड पे रख लेंगे आप, तो माइनस n1 उस तरफ चला जाएगा, तो n2 n1 से बिलोंग कर जाएगा, तो इंटरसेक्शन फिर उसकी ज़ीरो आ जाएगी। तो इट मीन कि यानी कि ये बेसिक प्रॉपर्टी आपके पास आ गई डायरेक्ट सम की। आप ये देखें कि n1 प्लस n2 जब भी आपको दो सब मॉड्यूल्स गिवन है और आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि समेशन, तो आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये डायरेक्ट सम है यानी कि इंटरनल डायरेक्ट सम है, तो फिर आप उसको सिंपल ये चेक कर लें कि उनकी इंटरसेक्शन जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आती है, और इंटरसेक्शन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि आप ज़ीरो को यूनिकली एक्सप्रेसिबल प्रूव कर दें, तो वो आपका डायरेक्ट सम होगा, ठीक है जी। तो अब ज़रा देखते हैं जी कि जनरल डेफिनेशन ऑफ इंटरनल डायरेक्ट सम की जो है क्या है आपके पास। लेट m be a left arm module and let ni be the family of left sub modules of m। एक m मॉड्यूल है और ni उसके सब मॉड्यूल्स हैं। फिर हम वी से दैट m is internal direct sum of sub modules ni and is denoted by this if the following two conditions are held। यानी m एक आपके पास सब मॉड्यूल्स है, ni जो है फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स हैं उसके, तो हम ये कहेंगे कि m is a direct sum of sub modules ni and we will write it as if it satisfies two condition। पहली कंडीशन तो ये है कि m का हर एलिमेंट, यानी इसका मतलब ये m can be written as a sum of its sub modules, पहली चीज़। और दूसरी ये देखें, पहले तो दो हमने सब मॉड्यूल लेके किया था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इसको जनरलाइज भी करेंगे। दूसरी जो कंडीशन है अब ये कि ये इंडिसेस डिफरेंट होगा, तो फिर बाकी तमाम के सम के साथ इसकी इंटरसेक्शन की जाएगी किसी एक इंडिसेस एन जे की, तो वो आपके पास ज़ीरो आना चाहिए अगर वो डायरेक्ट सम है तो, ठीक है जी। ज़रा देखें यहाँ पे, फिर इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, m इक्वल टू n1 अप टू इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ n2 एंड सो ऑन। जरा देखें यहाँ पे एग्जांपल है कि m एक आपके पास मॉड्यूल है जी r3, इसके सब मॉड्यूल्स हैं आपके पास n1 एक सेट ये है, n2 एक सेट ये है, n3 एक सेट ये है। प्रूव दैट, ठीक है, m क्या है आपके पास r3, प्रूव दैट n1 n2 and n3 आर लेफ्ट सब मॉड्यूल ऑफ m। सबसे पहली बात तो ये प्रूव करेंगे ये सब मॉड्यूल है m के। अब सब मॉड्यूल्स के लिए क्या है जी, इसको n1 को आपने n2 को n3 को सब ग्रुप प्रूव करना है आपने, और दूसरी बात ये प्रूव करनी है कि वो जो r क्रॉस m वाली यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ r विद n1 n2 and n3 सेपरेटली दे बिलोंगिंग टू n1। जरा देखिए मैंने n1 को यहाँ पे प्रूव किया है कि वन कैन ईजली प्रूव दैट n1 इज एन एबिलियन ग्रुप। सबसे पहले तो इसको एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, टू प्रूव n1 इज अ
सब मॉड्यूल ऑफ आर क्यूब और एम, ठीक है, वो तो बहुत आसानी के साथ प्रूव किया जा सकता है। एंड देन उसकी जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, रफली स्पीकिंग, कि आप उसके देख सकते हैं कि फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर क्यूब, और ये आर क्यूब और आर है आपके पास मॉड्यूल, ठीक है ना, ये अंडरस्टूड है। तो उसका आर से आपने मल्टीप्लाई किया तो ज़ाहिर बात है ये कोई एलिमेंट टी आ जाएगा और इट विल गोज टू एन वन की यही सूरत हाल थी। ज़रा देखें तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो है, बाकी सारे दोनों वाई जी उसके ज़ीरो हैं। तो ठीक है जी, ये आपके पास n1 तो हो गया, सब मॉड्यूल हो गया n का। सिमिलरली यू कैन प्रूव फॉर n1, n2, सिमिलरली यू कैन प्रूव फॉर n2 को भी ग्रुप भी बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। n2 को n जो है आपके पास 3 को आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये सब मॉड्यूल्स तो हैं m के, ठीक है जी। ये पहली चीज़ तो प्रूव हो गई। दूसरा आपने ये प्रूव करना है कि m इज़ द इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ सब मॉड्यूल्स n1, n2 एंड n3। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या काम करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये प्रेजेंट करेंगे कि m कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ n1, n2, n3। तो ज़रा हम इसकी प्रूफ पे ज़रा गौर करते हैं कि सपोज दैट n1, n2, n3 आर लेफ्ट सब मॉड्यूल्स ऑफ m, और m क्या है, आर क्यूब, ठीक है जी। दिस इम्प्लाइज, चूँकि ये सब मॉड्यूल्स हैं तो फिर इनकी समेशन जो होगी ज़ाहिर बात है वो m के अंदर कंटेन करेगी। हाँ जी, ये हो गया आपके पास। आपने प्रूव करना है m इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3। तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं m का, और m के एलिमेंट को हम लिख सकते हैं इक्वल टू, चूँकि आर क्यूब एक्स वाई जी, ठीक है जी, ठीक है जी, विद एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए को हम लिख सकते हैं यूँ, एक्स दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट, हाँ जी। और ये तीनों के तीनों एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, n1 से कर रहे हैं। ये आपका जो है x1 जो है आपका, सॉरी ये वाला जो है एलिमेंट ये आपका n1 से बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट n2 से बिलोंग कर रहा है, और सिमिलरली ये एलिमेंट जो है आपका n3 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये एलिमेंट किसका था, ज़रा ये देखें आप कि ये एलिमेंट ए जो था ये तो आपके पास आर क्यूब का था, मॉड्यूल का था, ठीक है ना जी। और ये बिलोंग कहाँ से कर गया, n1 प्लस n2 प्लस n3 से, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि m इज़ कंटेंड इन n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है ना जी। पहले आपने प्रूव किया कि n1 प्लस n2 प्लस n3 जो है वो आपके पास m के अंदर कंटेन कर रही है। ये ज़रा देखें आप, ये अब आपने प्रूव कर दिया कि m n1 प्लस n2 प्लस n3 के अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो इट मीन के m इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 आ गया आपके पास, ठीक है जी। अब ज़रा उसकी जो इसको आप डायरेक्ट समेंट के तौर पे m को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ज़रा यहाँ पे चले जाएं बैक, यहाँ पे देखें सेकंड कंडीशन क्या थी। ये थी आपके पास कि आपने j कोई डिफरेंट लेना है n j, बाकियों की सम ऑफ करके इंटरसेक्शन लेनी है, तो आपके पास ज़ीरो आना चाहिए। तो हम ये अब सेकंड स्टेप करने जा रहे हैं यहाँ पे कि पहले दो कोई से सब मॉड्यूल्स का सम हमने लिया और हमारे पास ये चीज़ आ गई। फिर कोई दो का हमने लिया सब मॉड्यूल का सम, तो ये आ गया आपके पास n1 प्लस n3, और सिमिलरली n2 प्लस n3 आपके पास ये आ गया, ठीक है ना जी। अब ज़रा देखें आप कि ये जो आपने की है n1 प्लस n2, इसकी इंटरसेक्शन n3 के साथ लें। ये जो आपके पास आया है, हाँ जी, एक्स वाई एंड ज़ीरो आए हैं, इसकी अगर n3 के आप इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगी, नज़र आ रहा है ज़ीरो आएगा। इसी तरीके से n1 प्लस n3 है, इसकी आप ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है n1 इंटरसेक्शन n2 प्लस n3 इज़ ज़ीरो। Similarly, n2 intersection n1 plus 3 equal to 0. Similarly, this. Hence, m can be written as a direct sum of, और ये नज़र आ रहा है कि वो r क्यूब है, ठीक है जी, मॉड्यूल ओवर r, तो इट कैन बी रिटन एज एक्स वाई एंड जी एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया आपके पास कि ये इंटरनल डायरेक्ट सम जो है वाकई r क्यूब कैन बी रिटन एज एन इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ n प्लस n1, n2 and n3, and the second is also proved है। नेक्स्ट देखते हैं दरियाज की कुछ एग्जांपल्स, कुछ ट्रिवियल एग्जांपल्स के हवाले से कि अगर हमारे पास m एक r मॉड्यूल है,
तो हमेशा वो इंटरनल डायरेक्ट सम के तौर पे लिखा जा सकता है कि इन दो सब मॉड्यूल्स के जो आपके पास ट्रिवियल सब मॉड्यूल्स हैं ज़ीरो एंड एम। ठीक है जी, तो कोई भी एम मॉड्यूल जो है उसको हम लिख सकते हैं एम डायरेक्ट समन विद इट्स ज़ीरो सब मॉड्यूल, एम कैन बी रिटन एज, और ये दोनों इसके सब मॉड्यूल्स हैं तो ये इंटरनल डायरेक्ट सम के तौर पे हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल पहले भी मैं दे चुका हूँ Z6 की, यहाँ पे इंटरनल डायरेक्ट सम के तौर पे मैं फिर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि सूरत हाल जो है इंटरनल डायरेक्ट सम में हम किस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है हम इधर से इंटरनल डायरेक्ट सम को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका 5th लेक्चर होगा जो कि यही टॉपिक आगे जारी रहेगा। थोड़ा ये लेंथी टॉपिक है इस हवाले से, ठीक है ना जी, ताकि इसको एक्सप्लोर प्रॉपर कर लें, ये आगे चल के हमें जो है रिसर्च वर्क में भी बहुत काम आएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल डायरेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच, वी विल कंटिन्यू दिस वन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी, थैंक यू।